हाँ देखिए, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो टू डायमेंशनल फिगर्स है। टू डायमेंशनल फिगर्स मीन्स जिसको हम लोग द्विविमीय आकृतियां बोलते हैं। द्विविमीय आकृति होने का मतलब कि ऐसी आकृतियां जिसको आप एक समतल पृष्ठ के ऊपर प्रदर्शित कर सकते हो। ये हमारा बोर्ड है, तो ये बोर्ड एक प्रकार का समतल पृष्ठ है, प्लेन है। और कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं जिसको हम लोग इसके ऊपर प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे ये मार्कर है। ये मार्कर क्या है? मार्कर में लंबाई भी है, मोटाई भी है, चौड़ाई भी है, गोलाई भी है ना। डस्टर होता है, ये डस्टर है। इसमें क्या लंबाई, चौड़ाई, मोटाई भी है, ऊंचाई भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है, इसमें 3 डायमेंशन है, 3 माप है। एक माप लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई और एक मोटाई हो गई। 3 माप हो गई ना। अच्छा, इसको यदि इसके ऊपर बनाने को बोला जाए तो हम हूबहू नहीं बना सकते हैं इसको भाई। यदि इसको ऐसे भी बनाएंगे तो पीछे का पृष्ठ वो छिपा रहेगा। मार्कर को बनाने को बोला जाए इसको हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं जिसमें केवल 2 विमाएं होती है। 2 विमाएं मतलब 2 माप होती है। उनका जो भी आकार या प्रकार होता है, तो उस आकार या प्रकार में ऐसे माप होते हैं जिनको आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले जो द्विविमीय आकृति होती है वो होती है वृत्त, है ना। उसके बाद एक होता है वर्ग, एक होता है आयत। फिलहाल अभी हम इन 3 के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा वृत्त होता है मीन्स सर्कल, इसको हम लोग इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। जो हमारा वर्ग होता है वो स्क्वायर होता है। जो आयत होता है वो रेक्टेंगल होता है ना। इनके आकार समझ लीजिए क्या है। वृत्त का जो आकार होगा इस प्रकार से होगा। इसकी ना कोई मोटाई होती है, ना कोई ऊंचाई होती है, कुछ नहीं। केवल माप क्या होता है इसका, एक वृत्त जब हम बनाते हैं प्रकार की सहायता से, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा सेट स्क्वायर होता है या जो हमारा प्रकार होता है, तो प्रकार का एक पॉइंट नुकीला होता है और एक पॉइंट की तरफ पेंसिल लगी होती है। हम क्या करते हैं, नुकीले वाले पॉइंट को बीच में रखते हैं और इस प्रकार से इसकी चौड़ाई कम ज़्यादा करते हैं और फिर ये बीच वाला जो पॉइंट है इसको फिक्स करके, स्थिर करके हम इसको ऐसे घुमाते हैं। एक आकार बन गया वृत्त का, है ना। स्क्वायर बनाना होता है तो हम 4 बराबर रेखाएं लेकर एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से खड़ी करते हैं तो वर्ग बन जाता है, ठीक है। आयत बनाना होता है तो आमने सामने की भुजाओं को, जैसे ये लंबाई इसके बराबर होती है, ये चौड़ाई इसके बराबर होती है, इस प्रकार की आकृति को हम लोग आयत बोलते हैं। तो ये तो हो गई आकृतियों की बात। लेकिन हमको केवल आकृतियों के बारे में नहीं पढ़ना है। अब हमको ये पढ़ना है कि ये जो आकृतियां हैं, इन आकृतियों में विमाएं कौन कौन सी हैं, उनकी भुजाएं कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, है ना। और वो कितना क्षेत्र घेर रही हैं। जैसे हमने इसको समतल पे बनाया, समतल पे बनाया ना। अब इतने एरिया में, इतने क्षेत्र में हमारा वृत्त बन गया, सर्कल बन गया। ये जो एरिया है स्क्वायर के द्वारा कवर किया गया, इतना एरिया रेक्टेंगल के द्वारा कवर किया गया, बाकी ये ना खाली बचा हुआ है। तो जितना क्षेत्र, जितना भी एरिया कवर किया गया है इसके द्वारा, वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त ने कितना क्षेत्र घेरा है, इतना, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है। स्क्वायर ने कितना क्षेत्र घेरा है, इतना, ये इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। आयत ने इतना एरिया कवर कर रखा है, ये इसका क्षेत्रफल है। अब इस पूरे समतल में से इसने कितना एरिया कवर किया वो कैसे पता लगाएंगे। स्क्वायर ने कितना किया, रेक्टेंगल ने कितना किया। एक चीज ये क्षेत्रफल का ज्ञान करना है। दूसरी चीज कि इसकी जो लेंथ है टोटल पूरा, भाई
यदि सर्कल को हम यहाँ से चले ऐसे, तो ये कितनी लंबाई में है? स्क्वायर का एक पॉइंट से हम स्टार्ट करें, ऐसे गए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर आके दोबारा उसी पॉइंट पे रुके, तो टोटल कितना लंबा है क्षेत्र ये? इसी प्रकार से रेक्टेंगल का। तो दो चीज हमको देखना है। हमको देखना है किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर का, किसी भी द्विविमीय आकृति का हमको देखना है कि उसका परिमाप कितना है, मतलब वो कितनी लंबाई में फैला हुआ है। दूसरा हमको देखना है कि उसने क्षेत्र कितना घेर रखा है, क्षेत्रफल कितना ले रखा है उसने, है ना। इन दो चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे वृत्त से, है ना। तो वृत्त में पहले तो एक चीज आप लोग क्लियर कर लीजिए कि वृत्त होता क्या है, वृत्त की परिभाषा क्या होती है, और वृत्त को हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं। देखिए, वृत्त की परिभाषा, वृत्त को बनाने का जो तरीका होता है उसी तरीके में उसकी परिभाषा छिपी हुई है। वृत्त हम लोग बनाते कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक प्रकार लिया, पेंसिल लगाई, प्रकार का जो पॉइंटेड वाला है, लोहे का जो फेस होता है ना, जो एकदम सुई की तरह, नीडल की तरह होता है, पिन की तरह होता है, उसको आप ऐसे फिक्स करते हो और ऐसे घुमाते हो फिक्स करके, है ना। तो जो पॉइंट है बीच वाला वो फिक्स रहता है, स्थिर रहता है, और कौन सा भाग घूमता है? पेंसिल वाला घूमता है ना ऐसे। आपने देखा ऐसे, आपने इसको ऐसे फिक्स किया, ये स्थिर है, और पेंसिल वाला भाग ऐसे करके यदि हम घुमा रहे हैं इस टाइप से, घूमता गया। ये जो हमारा स्थिर बिंदु होता है बीच वाला, और ये पूरा एकदम सर्कल गोल होता है, एकदम पूरा गोल होता है। मतलब इस बिंदु से यदि ये दूरी हम नापें, इस बिंदु से ये दूरी नापें, ये दूरी नापें, कहीं भी नापें हम, तो ये सारी दूरियां हमेशा आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आपने साइकिल का पहिया देखा? साइकिल के पहिए में जो तीलियां लगी होती हैं, है ना, जो स्पोक्स लगे होते हैं, वो कैसे होते हैं? बीच में धुरा होता है, ऐसे धुरा होता है ना बीच में, और इधर उधर की जो तीलियां होती हैं वो आपस में बराबर होती है, सारी तीलियां एक साइज की होती है। तो बीच में जो धुरा है, जैसे यहाँ बीच में धुरा होता है ना, जिसमें पूरा व्हील आपका कवर करता है, इसमें वो लगा होता है ना, बेरिंग टाइप में कुछ लगा होता है, तो वहां से क्या करती है साइकिल? वो फिक्स रहती है, और ये पहिया ऐसे ऐसे घूमता है ना। तो किसी भी तीली को निकाल के आप यदि नापोगे तो क्या होता है? वो बराबर होती है आपस में। तो ये जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है किसी भी सर्कल का, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र, सेंटर। ये बिल्कुल सेंटर है। आप लोग बैठते हो, बोलते हो ना कि यार मैं सेंटर में बैठा हूँ एकदम, या मैं कॉर्नर पे बैठा हूँ, मैं जो है बैकवर्ड साइड बैठा हूँ, चाहे मैं फ्रंट साइड में बैठा हूँ। एक पोजीशन होती है उस पॉइंट की, उस बिंदु की, वो होती है सेंटर। मतलब ये पोजीशन ऐसी होती है कि उस बाहर वाले से, बाहर की जो बाउंड्री आपकी है, अभी मैं बाउंड्री का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये बाहर की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से उस सेंटर की, उस फिक्स पॉइंट की दूरी यदि नापोगे ना, तो हर जगह से बराबर आएगी। ठीक। तो एक चीज हमको समझ में आई कि जो हमारा स्थिर बिंदु है, जो हमारा स्थिर बिंदु है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेंटर। ठीक। अच्छा, अब इस सेंटर से ये जो तीलियां हैं, जो समान दूरी की तीलियां हैं जितनी, इन सभी तीलियों की दूरी आपस में बराबर होती है, लंबाई आपस में बराबर होती है ना। तो उस स्थिर बिंदु से, और ये जो बाहर की सीमा है, ये जो बाहर की सीमा होती है, इस सीमा को हम लोग बोलते हैं परिधि। इसको क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि, परिधि, परिधि। जो सीमा होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस इसको बोलते हैं। इसको परिधि बोलते हैं, या वृत्त की परिमिति भी बोला जा सकता है,
दूसरी चीज। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, स्थिर बिंदु से परिधि की जो दूरी होती है, स्थिर बिंदु से परिधि की दूरी, ये होती है त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। कहां से? ये जो बीच का स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु से परिधि की दूरी मींस बाहर की जो बाउंड्री है वृत्त की, उसका जो डिस्टेंस होता है बीच का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। अरे सॉरी, त्रिज्या बोलते हैं, है ना। स्थिर बिंदु से परिधि की दूरी। अब इसको एकदम क्लियर फिगर में बना के समझ लो। तो वृत्त की परिभाषा जो हमारी तैयार होती है वो क्या होती है? ये परिभाषा तैयार होती है कि किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को या बिंदुओं का लिख लेते हैं, बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है। ठीक है, इसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है। ये हो जाएगा। ठीक है, आकृति क्या बनती है? आकृति ये बनती है इस प्रकार से। ये हमारा क्या है? स्थिर बिंदु है ये। अच्छा, इस स्थिर बिंदु से जो समान दूरी पर छोटे छोटे असंख्य बिंदु रहेंगे, वो देखने में पता नहीं चलता है, लेकिन इन सभी बिंदुओं को यदि आप मिलाते हैं आपस में, तो ये इस प्रकार की एक आकृति बनकर तैयार होती है। और ये हमारी क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। अब ये जो केंद्र है, मतलब जो स्थिर बिंदु है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? केंद्र बोला जाता है। स्थिर बिंदु से परिधि की जो दूरी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, और ये जो बाहर की जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, जो स्थिर बिंदुओं का समुच्चय है, इसको बोला जाता है परिधि। ठीक है, क्या बोला जाता है? परिधि। शाबाश। अब देखिए, तीन चीज हमारे पास आ गई, केंद्र आ गया, त्रिज्या आ गई और परिधि आ गई। अब इनके कुछ नाम रख देते हैं। जैसे बार बार यदि हम केंद्र बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे, तो थोड़ा सा जो है दिक्कत महसूस होगी। ठीक है ना। तो इस नाते जो हमारा केंद्र है, इसको हम लोग O के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? O के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो त्रिज्या है, यहाँ पे हमारा केंद्र हो गया O, त्रिज्या। त्रिज्या को चूंकि हम लोग इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, रेडियस का पहला लेटर R है, तो त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब रही बात परिधि की। परिधि मतलब ये पूरा डिस्टेंस है। मतलब यदि किस बिंदु से हम चलना शुरू करें, तो ऐसे चलते चलते हमको यहाँ तक आना पड़ेगा, है ना। मतलब ये पूरा जो डिस्टेंस हमारा है, पूरी जो दूरी हमारी है, इसको नापेंगे कैसे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है परिधि का। परिधि ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ये जो बीच का लेटर आप देख रहे हो ना, ये आप लोगों के लिए भी नया है। इसको हम लोग बोलते हैं पाई। और ये जो पाई का मान है फिक्स होता है। पाई का मान होता है 22/7। आप आगे वाली क्लासेस में जब 6, 7, 8 में जाओगे या बोर्ड क्लासेस में आप जाओगे, तो आपको ये पता चलेगा कि पाई कहाँ से आया। पाई एक कांस्टेंट होता है, स्थिर अंक होता है। इसका वैल्यू हमेशा पाई/7 रहती है, ये कभी बदलती नहीं है।
जगह के अनुसार कभी कभी इसका प्रयोग 3.14 में किया जाता है, लेकिन ये 22/7 है। ठीक है ना? अच्छा, ये अपने दिमाग में रखे रहना कि पाई की वैल्यू जहां भी रखनी होगी तो हम 22/7 रखेंगे। एक फॉर्मूला तैयार हो गया परिधि का 2πr। ठीक है ना? ये तैयार हो गया। एक चीज और इसमें छूट रही है, यदि हमारी त्रिज्या है, जैसे केंद्र से लगाए परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या हो गई, हमने ये जो परिधि के ऊपर बिंदु स्थिर है इसको हमने बोला a, तो त्रिज्या हमारी हो गई OA। लेकिन अब यदि इसी रेखा को हम आगे बढ़ा दें यहां तक, कोई एक बिंदु ले लेते हैं B, तो अब क्या हुआ, O से लगाए A की जितनी दूरी थी और O से लगाए B की जितनी दूरी थी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर है कि अलग अलग है? बराबर है ना? इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है ना, O से A और O से B, तो OA और OB मतलब क्या हुआ, आधा R इधर है और एक R इधर है ना? तो कितने R हो गए? 2 R हुए। तो इन 2 R को मिला के हमारी एक नई राशि तैयार होती है, उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, है ना? इस व्यास को हम लोग d के द्वारा डिनोट करते हैं, और इस d की जो वैल्यू होती है वो 2r होती है, मतलब 2r। व्यास बराबर क्या हो गया? 2r। तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। पहला फॉर्मूला परिधि क्या है? 2πr है। दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है कि व्यास d बराबर 2r है। ठीक है ना? ये समझ में आया? दो चीज क्लियर है। इसके आधार पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। जैसे यदि आपको त्रिज्या दी रहे और उस त्रिज्या के आधार पर आपको इसकी परिधि या क्षेत्रफल निकालना, अभी क्षेत्रफल की बात नहीं हुई है, केवल परिधि की बात हो रही है। अब देखो, हम अभी परिधि निकालना सीखेंगे कि कैसे निकाल के सीखा जाता है। सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है? दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बस। देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। अभी दो ही चीजें हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज दिया रहता है उसको आप लिख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, हल लिखेंगे। त्रिज्या हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारी है r की है, कितनी है? कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। और क्या क्या निकालने को बोला गया? व्यास और परिधि। तो सबसे पहले व्यास निकाल लेते हैं, है ना? दिमाग लगाओ। व्यास का सूत्र क्या था? d। उसको d हम लोग बोलते थे ना। d बराबर क्या था? 2r था ना। d इक्वल्स टू 2r। वो त्रिज्या का डबल होता है। तो जब त्रिज्या का डबल होता है तो आप 2 लिखे आपने, 2 मल्टीप्लाई बाय 14। भाई r की वैल्यू कितनी है? 14 है ना? और 14 दूनी 28। तो ये आपका 28 सेंटीमीटर व्यास हो गया। सही है ना? हमारे पास त्रिज्या 14 थी, व्यास उसका डबल होता है, तो 14 का डबल कितना हो गया? ये हमारा व्यास मिल गया हमको। अच्छा, अब हमको निकालनी है परिधि। तो आप परिधि कैसे निकालोगे? आपने लिखा परिधि, फिर उसके बाद इक्वल का साइन लगाया और एक आपने फॉर्मूला इसका लिख लिया। परिधि का फॉर्मूला हमारा था 2πr, था ना फॉर्मूला? तो ये सारी वैल्यूज उठा के इसमें रख लेते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू मैंने क्या बताई? पाई की वैल्यू अभी क्या बताई थी इसके पहले? 22/7, 22/7, है ना? और r की वैल्यू क्या बताई? r की वैल्यू यहां से मिलेगी। कितनी है? 14 यहाँ पे उठा के रखो। अब देखो
अंश का गुणा आपस में होगा 2 गुणे 22 गुणे 14 और यहाँ पे आ गया 7, है ना। तो ये 7 1 जा 7 हो गया और 7 2 जा हो गया 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, परिधि आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि परिधि का मतलब यहाँ से यदि 14 सेंटीमीटर के त्रिज्या का कोई यदि वृत्त है और यदि हम यहाँ से चलना शुरू करें तो हमको टोटल दूरी चलनी पड़ेगी 88 सेंटीमीटर, है ना। ये टोटल डिस्टेंस हमको चलना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा, 88 सेंटीमीटर टोटल चलना पड़ेगा। क्लियर है, ये क्लियर है ना। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं, ठीक है।